नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। क्या हमारे देश में जनप्रतिनिधियों की सोच ऐसी हो चुकी है कि कौन कोशिश करे कि सूरत बदलनी चाहिए? सांसदों, विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत कुछ विशेष शक्तियां, कुछ विशेष विशेषाधिकार और कुछ विशेष संरक्षण मिला हुआ है। तो सदन में बोलने की स्वतंत्रता का मतलब क्या? हंगामा करना है? संसद या विधानसभा में शोरगुल, काम न करने देना क्या सदस्यों का विशेषाधिकार है? सदन के भीतर हल्ला मचाना, काम न करना भी क्या एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? क्या संसदीय प्रक्रिया और संसदीय कार्यों में बाधा पहुंचाना लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? संसद को ही न चलने देना क्या लोकतंत्र की एक नई विधा, नया तरीका है? इन सभी सवालों के मध्य में खड़ी है हमारे देश की संसद और संसद का मॉनसून सत्र, जिसमें 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और विश्वास निहित है। लेकिन उसी संसद में लोकसभा के भीतर 7 दिन में औसत सिर्फ 48 मिनट का काम हुआ है। अंदाजा लगाइए। पिछले एक दशक की इन तस्वीरों में हल्ला है, हंगामा है, सदन की गरिमा को तार तार करने वाली असंसदीय हरकत है। मर्यादा को ऐसी खोज लगाई गई जिन्हें अपने अपने वक्त में राजनीति में जनहित का पैबंद लगाकर अपना अपना हित साधा गया। और यही काम 21वीं सदी के 21वें साल की संसद के मानसून सत्र में भी होता नजर आता है, जहां पहले 7 दिन में हंगामा हुआ, पर्चे फाड़े गए, मंत्री को सदन में बोलने से रोका गया। तो जनता का जनता के लिए जनता द्वारा लोकतंत्र बताने वाले देश में संसद के भीतर हालत अभी ये रही कि मानसून सत्र में लोकसभा पहले 7 दिन औसत सिर्फ 48 मिनट रोज चल पाई और उच्च सदन यानी राज्यसभा में औसत रोज 1 घंटे 21 मिनट का ही काम हो पाया। 7 दिन में बात कहां से कहां तक पहुंची है, पहले ये सुनते हैं। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। क्या हालत अब ऐसी है कि तुम करो तो लोकतांत्रिक और हम करें तो हंगामा पर बात आ चुकी है? इस सवाल की जड़ में 2 बयानों को समझिए। जनवरी 2011 में राज्यसभा में विपक्ष का नेता रहते दिवंगत अरुण जेटली ने कहा था कि कई बार सरकार की तरफ से संसद का इस्तेमाल मुद्दों से भटकाने के लिए होता है। ऐसी परिस्थिति में सदन में बाधा खड़ी करना लोकतंत्र के हित में होता है। और इसके मुकाबले अब विपक्ष में रहते हुए राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा का बयान सुनिए, जो कहते हैं कि यह कहना गलत है कि हम संसद में बाधा खड़ी करने वाले लोग हैं। विपक्ष तो अपना काम कर रहा है। तो जिन 90 करोड़ से ज्यादा लोगों के वोट से 130 करोड़ आबादी के हित की बात संसद में होनी चाहिए, वहाँ क्या सिर्फ हंगामा करना ही काम है और सदस्यों का विशेषाधिकार? दिक्कत ये है कि अब कुछ लोग जो है वो कंपटीशन चल रहा है कि चौधरी कौन, चौधराहट का कंपटीशन है। और वो कंपटीशन में कौन लोग लगे हुए हैं जो कि बिना सियासी जमीन के सामंती जागीरदारी के चक्रव्यूह बिछा रहे हैं। सिर्फ हम यही चाहते हैं पेगासस इशू पे डिस्कशन हो और उस डिस्कशन के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हाजिर रहे। जासूसी मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्ष संसद में चर्चा के लिए अड़ा है और सरकार की तरफ से बात चर्चा की होती है, चर्चा नहीं। तो हंगामे की हालत ये कि अब तक संसद से सुर्खियां सिर्फ ये बनी कि विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट है। प्रधानमंत्री सदन में अपने मंत्रियों का परिचय नहीं करा पाए। ममता के सांसद शांतनु सेन पर्चा फाड़ने के मामले में सत्र से सस्पेंड हो गए। राहुल गांधी ट्रैक्टर से संसद पहुंचे। जांच इस बात पर होने लगी ट्रैक्टर कहां से आया। और निशिकांत दुबे का आरोप हुआ कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें बिहारी गुंडा कहा। बाकी महंगाई, बेरोजगारी, कृषि कानून पर विरोध, किसानों का कर्ज, कोरोना से मौत, ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन की किल्लत,
आम आदमी से जुड़े ये मुद्दे सदन के भीतर चर्चा के चाक तक भी नहीं पहुंच पाए। अब आप अगर सोचें कि ऐसा हंगामा सदन में क्या इसी बार हो रहा है, तो जवाब है नहीं। तो दोबारा इन 6 तस्वीरों को देखिए। राज यूपीए का हो या सरकार एनडीए की, जो भी विपक्ष में रहा उसी ने संसद में हंगामे को अपनी राजनीति का हथियार बनाया। और नतीजा ये रहा कि 2010 में लोकसभा में 43% वक्त काम नहीं हुआ, क्योंकि तब 2G घोटाले में जेपीसी के गठन को लेकर हंगामा खूब हुआ। 2012 में लोकसभा में 39% समय सदन का बर्बाद हुआ, क्योंकि कोयला घोटाले को लेकर तब विपक्ष हमलावर रहा। और 2021 के मानसून सत्र में अब तक लोकसभा में 87% वक्त सदन का हंगामा खा चुका है, क्योंकि पेगासस जासूसी के विवाद पर चर्चा कराने को लेकर मामला अटका है। पीएसी की मीटिंग में, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में तय होता है कि किन विषयों पर चर्चा होगी। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? आखिरकार विपक्ष इस तरह की आपत्तिजनक हरकतें क्यों कर रहा है? आखिरकार विपक्ष लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार क्यों कर रहा है? क्या विपक्ष के पास चर्चा करने के लिए पर्याप्त विषय नहीं है? तो हमारी आवाज है, उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? साल के 365 दिन में सिर्फ 70 दिन, जी हाँ, 3 सत्र में सिर्फ 70 दिन संसद जनता के लिए चलती है। तो क्या जो विपक्ष में रहेगा वही हंगामा करेगा और संसद में जनता के मुद्दे चारों खाने चित करना विशेषाधिकार मान लिया जाएगा? इस सवाल के जवाब को सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के नजरिए से देश के हर सांसद को सुनना और समझना होगा। और उसके लिए इन तस्वीरों को पहले देखिए। 6 साल पहले केरल विधानसभा के भीतर जमकर हंगामा, तोड़फोड़, मारपीट तक हुई थी। 12 मार्च 2015 को लेफ्ट के 6 विधायकों पर तोड़फोड़ का आरोप विधानसभा में लगा। तब सदन में विधायकों के हंगामे, तोड़फोड़ तक को उनका विशेषाधिकार बताया जाने लगा। हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ करने वाले विधायकों से केस वापस लेने की सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया था। केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट में विधायकों पर से केस वापस कराने पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सदन में बोलने की आजादी सदस्यों को है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस अधिकार की आड़ में सदन की संपत्ति नष्ट कर दे। विशेषाधिकार कोई स्टेटस सिंबल नहीं जो माननीयों को दूसरे नागरिकों की तुलना में अलग सुविधा देता हो। इस टिप्पणी की नजर से अब संसद में वर्षों से होते आ रहे हंगामे को याद करिए, जहां जब जो विपक्ष में रहा उसने सदन में हंगामा करके बाधा खड़ी करना ही लोकतंत्र के लिए जरूरी बता दिया, फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। पेगासस जासूसी मामले में एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। हमारे देश के 500 जाने माने लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने जांच की मांग की है। पेगासस जासूसी मामले पर चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर इन 500 लोगों ने यह मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट से मामले की जांच करवाई जाए। हालांकि वो 500 नाम में से कुछ नाम हम आपको आगे जरूर बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर इसी बात पर कि पेगासस मामले में जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था और सरकार से न सिर्फ जवाब देने के लिए कह रहा था बल्कि इसकी जांच की मांग भी लगातार कर रहा था, लेकिन सरकार इसे सिर्फ कोरी कल्पना विपक्ष की बता रही थी और कहा था कि ऐसी कोई जासूसी नहीं हुई है। लेकिन अब पेगासस मामले में 500 लोगों ने यह चिट्ठी लिखी। और आइए एक बार फिर से हम दस्तक की अपनी खबर पर लौटते हैं। सदन की कार्यवाही किस तरह से नहीं चल रही है और कितना नुकसान हो रहा है। एक सदन की प्रति मिनट कार्रवाई में 1.25 लाख रुपए और दोनों सदनों की कार्रवाई पर प्रति मिनट औसतन 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। चूंकि अभी औसत 7 दिन में हर रोज लोकसभा सिर्फ 48 मिनट चल पाई है, जबकि हर दिन 360 मिनट तक सदन यानी कि लोकसभा को चलना चाहिए। और इस हिसाब से हर रोज लोकसभा के 300 मिनट और 7 दिन में कुल 2100 मिनट के काम पूरी तरह से इसकी बर्बादी हो चुकी है। तो राज्यसभा में 7 दिन के अंदर कुल 1092 मिनट का काम नष्ट हो चुका है। इस तरह से अगर देखा जाए तो 7 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों में 39 करोड़ 90 लाख रुपए की बर्बादी अभी तक हो चुकी है। मतलब आप आराम से समझ सकते हैं कि विपक्ष
कार्रवाई चलने नहीं दे रहा। सरकार बार बार यह कहती है और उसका नुकसान आपको और हमें सिर्फ उठाना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सूरत तो किसानों की कर्ज माफी को लेकर भी नहीं बदलती और कोशिश राजनीतिक बहुत ज्यादा होती है, जमीनी बिल्कुल कम। चुनाव में किसानों के कर्ज माफी का वादा करके सत्ता हासिल कर ली जाती है, लेकिन यह वादा कंडीशन अप्लाई के साथ होता है। जैसे राजस्थान में राहुल गांधी ने कहा था कि 10 तक गिनना और कर्ज माफ हो जाएगा आपका। अब किसानों के घर कुर्की के नोटिस राजस्थान में आ रहे हैं और गहलोत सरकार के मंत्री कहते हैं कि हमने थोड़ी ना सबकी कर्ज माफी की बात कही थी। राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठकर संसद की तरफ चलते हैं तो इसे पार्टी का किसानों के समर्थन में बड़ा कदम कहा जाता है। लेकिन तब किसानों से ही किया गया 3 साल पुराना वादा याद करिए। हमारा पहला कदम किसान का कर्जा माफ करने का होगा और हमने कहा था, भाषण में मैंने कहा था कि आप 10 तक गिनना, 10 तक गिनना। 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 छोड़िए, राजस्थान में सत्ता हासिल किए 2 साल 8 महीने बीतने जा रहे हैं। राजस्थान के किसानों के हाथों में कर्ज न चुकाने पर बैंक की तरफ से आया कुर्की का नोटिस है। और हकीकत, कौन किसान कौन सा कर्जा पर पहुंच गई। दस तक गिनना। 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेगी। हमने ऋण माफ करने की बात की तो जो बैंक हमारे अधीन है, राजस्थान सरकार के अधीन है, उन्हीं बैंकों का ऋण माफ करने की थी। यानी किसानों की कर्ज माफी का वादा चुनावी रैलियों में कंडीशन अप्लाई के उस छोटे से स्टार के साथ होता है, न जो दिखाई देता है न सुनाई देता है। और वादों पर एतबार करने वाले किसान के सिर पर कर्जा रहता है। हाथ में बैंक से आया कुर्की का नोटिस। जयपुर में किसान राम गोपाल जाट ने 2 बार में 9 लाख कर्ज लिया, 5 साल में 6 लाख का सिर्फ ब्याज भरा और अब बैंक ने 13 लाख रुपए भरने के लिए कुर्की वाला नोटिस भेजा है। तो फिर कहां गया कर्ज माफी का वो वादा जिसके बदले दावा हुआ कि किसानों का कर्ज तो माफ हो चुका। बोल रहे हैं भाई, या तो पैसे जमा कराओ, नहीं आपको कुर्की होगी, आपकी जमीन की कुड़क होगी। ये नोटिस दिया 6 महीने की 4 तारीख को। राजस्थान के किसानों पर 1,20,979 करोड़ रुपए का लोन बाकी है। तो फिर क्या दिल्ली में ट्रैक्टर सिर्फ दिखावे की किसान प्रेम वाले डीजल से चलाया गया? क्योंकि गंगाराम का 8 लाख का कृषि कर्ज ब्याज लगाकर 14 लाख का हो गया और माफी कर्ज वाली कहीं से आई नहीं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक लोन लेने वाले छोटे किसानों के पास भी बैंक का नोटिस पहुंचता है। सरकार बनने से पहले घोषणा की गई थी कि किसानों के लोन माफ किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि हमने ज्यादातर किसानों के लोन माफ कर दिए हैं, लेकिन भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंकों को छोड़कर कमर्शियल बैंकों के लोन माफ नहीं हुए हैं। अभी भी बैंक किसानों को परेशान किए रहते हैं। कॉमर्शियल बैंक का आज दिन तक कोई लोन माफ नहीं हुआ मेरी निगाह में। कब लिए थे, कितना लिए थे? 2016 में लिए थे 3 लाख रुपए। आज दिन तक न तो कोई ब्याज माफ हुआ न कोई मूल माफ हुआ। आप सोचेंगे क्या राहुल गांधी, अशोक गहलोत ने किसानों से झूठ बोला है? समझ लीजिए, विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी का वादा करने के बाद सत्ता मिली तो कांग्रेस ने राजस्थान में 2 दिन में ही कर्ज माफी का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन सिर्फ भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक से कर्ज लेने वाले छोटे छोटे किसानों का पैसा माफ हुआ। दावा है कि ऐसे किसान सिर्फ 5% होते हैं, जबकि 95% किसान सरकारी या प्राइवेट बैंक से कर्ज लेते हैं। तो जब संवाददाता शरद कुमार ने सहकारिता मंत्री को
उन्हीं 95% किसानों की याद दिलाई तो जवाब किसानों के जख्म पर नमक वाला मिलता है। किसी बैंकों की बात ही नहीं की थी। हम आज मैं कहता हूँ मैं 100 करोड़ दान करूंगा, तो 100 करोड़ जो मेरे पास है वही तो मैं दान करूंगा। मैं कोई टाटा बिरला की दौलत तो बांट नहीं सकता हूँ। हमने ऋण माफ करने की बात की तो जो बैंक हमारे अधीन है, राजस्थान सरकार के अधीन है, उन्हीं बैंकों का ऋण माफ करने की थी। ऐसी ही सियासी धोखेबाजी के कारण हाथ में कुर्की का नोटिस लिए खड़े किसान याद करते होंगे साहिर लुधियानवी की वो लाइन जिसमें लिखा था, अपनी गरज थी तो लिपटना कबूल था, अब हम मना रहे हैं तो मानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। शरद कुमार, जयपुर आज तक। और लंबे समय से बहस होती आ रही है कि सरकारें उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपयों का कर्जा माफ कर देती है, लेकिन किसान जो मुश्किल समय में भी देश के विकास दर में महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं, उनकी कर्ज माफी पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है। अमीरों को बांटा जाता है, किसानों को भटकाया जाता है। संसद में सरकार ने खुद बताया था, हमारे देश के किसानों पर 16,80,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है और सबसे ज्यादा तमिलनाडु के किसानों को 1,89,000 करोड़ रुपए का कर्ज भरना है। आंध्र प्रदेश के किसानों के ऊपर 1,69,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। उत्तर प्रदेश के किसानों पर 1,55,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। हमारे देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज इस समय किसानों को चुकाना है, सरकार को देना है। 5 राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जहां किसानों के ऊपर 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लोन है। आप पता लगाइए किसान कितनी बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। खराब मौसम, उचित मूल्य न मिलना, समय पर बीज खाद न मिल पाना, ये वो तमाम कारण हैं जिनकी वजह से किसान के ऊपर कर्ज चढ़ता जाता है। लेकिन कर्ज माफी का वादा सिर्फ चुनावों में वोट लेने के काम आता है और कुछ भी नहीं। रुख दूसरे राज्य का, गोवा लिए चलते हैं आपको। सरकारें बदल जाती हैं लेकिन महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को लेकर हमारी राजनीति की सोच सूरत कभी नहीं बदलती। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत यह कहा गया है कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर देना राज्य की जिम्मेदारी है, यानी कि यह जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन गोवा जैसे राज्य में जब 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप का अपराध हो जाता है तो मुख्यमंत्री संवेदनहीन हो जाते हैं, शर्मनाक बयान देते हैं। मुझे लगता है लेकिन इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि माइनर बच्चों को बाहर भेजते वक्त उतनी जिम्मेदारी उन लोगों ने भी लेनी चाहिए। बस मेरा यही कहना है। ये है प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग का जिम्मा भी संभालते हैं। लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री की माने तो इनके राज्य में बच्चे अगर समंदर के पास किसी वक्त जाते हैं और अपराध होता है तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री मुख्यमंत्री रहते इनकी नहीं बल्कि माता पिता की होगी। मुझे लगता है लेकिन इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि माइनर बच्चों को बाहर भेजते वक्त उतनी जिम्मेदारी उन लोगों ने भी लेनी चाहिए। बस मेरा यही कहना है। तो फिर मुख्यमंत्री का पद संभालते वक्त जनता के प्रति अपने कर्तव्यों की शपथ लेने वाले प्रमोद सावंत ने यह भी क्यों नहीं उसी वक्त शपथ में कह दिया कि मैं दिन में देखूंगा, रात में बच्चे बीच पर जाएंगे तो घर वाले जिम्मेदार होंगे। दरअसल 25 जुलाई को 2 नाबालिग छात्राओं के साथ गोवा में बेनोलिम बीच पर रेप होता है। आरोपी खुद को पुलिस वाला बताते हुए समंदर किनारे पहुंचे थे। अब सरकार आरोपियों की गिरफ्तारी पर अपनी पीठ थपथपा लेती है और अपराध से जनता को सुरक्षा देने के मुद्दे पर जिम्मेदारी माता पिता पर डालने लगती है। Even though they are minors, but they should also be protected by the police and general public. That is the truth. Everywhere parents cannot go because they are school children. Above say 9th, 10th, they study. गोवा एक ऐसा राज्य है जहां समंदर किनारे सैलानियों के दम पर ही अर्थव्यवस्था मजबूत होकर चलती। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के शर्मनाक बयान ने इस सवाल को जन्म दिया है, क्या दिन में सुरक्षा की वो जनता की गारंटी लेंगे और रात में नहीं लेंगे? रात में वो बड़ों की सुरक्षा की गारंटी लेंगे, बच्चों की नहीं लेंगे? आखिर ये कंडीशन अप्लाई वाला शासन क्यों सरकारें चलाना चाहती हैं? पणजी से हरीश के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाएं आसमानी आफत का आपातकाल।
हमारे देश के पहाड़ी राज्य लगातार आसमानी आफत की चपेट में हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने से 18 लोगों की मौत हो गई। आज लद्दाख में एक बार फिर से बादल फटा है और दोपहर 3:05 पर लद्दाख में बादल फटने से NH1 को पूरी तरह से बंद कर देना पड़ा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बुधवार को 5 जगह पर बादल फटे थे। आप अंदाजा लगाइए, अमरनाथ, किश्तवाड़, बांदीपुरा, करगिल में बुधवार को बादल फटे थे। लेकिन सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आखिर बार बार बादल क्यों फट रहे हैं और बादल फटने से ये जो भयंकर तबाही हो रही है वो कब रुकेगी? जम्मू कश्मीर में पानी के इरादे नेक नहीं है, उसके तेवर देखने लायक है। ये जम्मू कश्मीर का अखनूर है, जहां नदियों का पानी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बह रहा है। लेकिन अखनूर ही क्यों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी पानी अपने पूरे रौद्र रूप में है। नदियां उफान पर है और हर पल लोगों को चेतावनी दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में नदियों में भरे इस लबालब पानी की सबसे बड़ी वजह लगातार फट रहे बादल है, जिससे अचानक नदियां बेकाबू हो गई हैं। बुधवार को जम्मू कश्मीर के अमरनाथ, किश्तवाड़ और बांदीपुरा में बादल फटा था। इसके अलावा लद्दाख के करगिल में 2 जगह बादल फटे थे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लगातार दूसरे दिन बादल फटा है। लगातार बादल फटने से लोग डरे हुए हैं, कौन जाने कब कहां बादल फट जाए। लद्दाख में भारी बारिश और बादल फटने की वजह से बोध खरबू में श्रीनगर ले रोड घंटों के लिए बंद हो गई। NH1 उत्तर भारत का पहला नेशनल हाईवे है, जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का सबसे अहम रास्ता है। इसीलिए जब भारी बारिश और बादल फटने की घटना हुई तो सैकड़ों पर्यटक जाम में फंस गए। यहाँ पर फंसे लोगों ने बताया कि बादल फटने से इलाके का तापमान भी गिर गया है। पूरा लैंडस्लाइड हुआ है और 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और बारिश भी हो रही है और आधा घंटा मतलब 1 घंटा हो गया और आई थिंक 1 घंटा या आधा घंटा और लगेगा। तो काफी यहाँ पे जाम लग चुका है, उधर भी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, इधर भी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। तो आई होप कि जल्दी ठीक हो जाए। बादल फटने की वजह से करगिल जंस्कार हाईवे भी बंद हो गया। ये हाईवे करगिल के लिए काफी अहम है, लेकिन लद्दाख में बादल फटने से इस पर भी असर हुआ और यहाँ बने घर तबाह हो गए। हजारों लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, जिन्हें राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। लद्दाख की तरह जम्मू कश्मीर में भी एक के बाद एक बादल फटने की घटना हो रही है। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। किश्तवाड़ के हांजर डच्चन गांव में बादल फटने से जल प्रलय के हालात बन गए और नालों के आसपास रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ गए। जम्मू कश्मीर में मॉनसून का कहर जो है वो लगातार जारी है। कई इलाकों में जो है स्थिति काफी ज्यादा भयावह है। किश्तवाड़ जिले की अगर बात करें तो बादल फटने के बाद वहां पर दक्षिण इलाके में अभी भी जो है 19 लोग लापता है और उनकी तलाश जो है लगातार जारी है। जो रेस्क्यू टीम्स हैं, जो बचाव कार्य में जो टीम्स जुटी हैं, उनको 7 शव जो हैं वो मिल चुके हैं। 7 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। 17 लोग जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं, उनको अलग अलग अस्पतालों में लिया गया है। जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत का सबसे बड़ा शिकार किश्तवाड़ का हांजर डच्चन गांव हुआ, जहां पर 7 लोगों की मौत हो गई। बहुत ही दुखद घटना कल हुई है किश्तवाड़ में और एक प्राकृतिक आपदा थी। 7 डेड बॉडी मिली थी। 17 लोग रेस्क्यू किए गए थे, जिसमें 5 क्रिटिकल थे। कल रात को पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा था, बारिश भी हो रही थी, बावजूद इसके कई लोग बचाए जा सके हैं। जो क्रिटिकल हैं उनके इलाज का इंतजाम किया गया है। बादल फटने के बाद किश्तवाड़ में नाले उफान पर हैं, जो रास्ते में आने वाले घरों को बहा ले गए। इससे कई घर जमींदोज हो गए। ये किश्तवाड़ की ताजा तस्वीर है, जहां आपको सिवाय मलबे के कुछ और नहीं दिखाई देगा। हर तरफ से हमको ये खबर आ रहा है, मेनी टूरिस्ट, मेनी पीपल, मेनी पर्सन्स एंड स्पेशली हुंजर में बहुत सारे नुकसान हुए
इधर अब तक हमने 7 डेड बॉडीज रिकवरी किया और 17 लोगों को पुलिस पार्टी ने रेस्क्यू किया। बादल फटने के बाद किश्तवाड़ में मलबा फैला हुआ है तो अखनूर जिले में चिनाब नदी में उफान आया हुआ है। चिनाब नदी में लहरें किस कदर उमड़ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि कभी भी नदी का किनारा तोड़कर बेकाबू हो सकती है। अखनूर में चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसे देखते हुए यहाँ SDRF तैनात कर दी गई है, जो पुलिस के साथ मिलकर लोगों को तटों से दूर रहने की हिदायत दे रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ चिनाब नदी के तट पर जम्मू के अखनूर शहर में, और यहाँ पर जो है चिनाब नदी उफान पर है। जल स्तर जो है काफी बढ़ चुका है। इस घाट के ऊपर जो है कई जो है ऐतिहासिक मंदिर हैं, और कल यहाँ पर देर रात जो है पानी जो है मंदिरों के अंदर भी घुस आया था, और उसके बाद अब यहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा है। अखनूर में ये मंदिर चिनाब नदी के घाट के पास ही बना हुआ है। जब चिनाब में जलस्तर बढ़ा तो मंदिर भी इसकी चपेट में आ गया और नदी का पानी अपने साथ मिट्टी और मलबे को लेकर मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। कल रात में जो पानी आया, कल दिन में 3 बजे से पानी जो और बढ़ गया। 3 बजे से जो पानी बढ़ गया, यहाँ से हमारे एक हनुमान मंदिर, एक शनि मंदिर, एक गणेश मंदिर, यहाँ जो शिव जी मंदिर के तट पर यहाँ काय देवता है। पानी अंदर तक आ गया था। पानी काया ऐसे देखना कितना रेत, 2 फुट रेत भरी हो गया, और लकड़ी भी इधर गया, तोड़ा तोड़ी कर दिया, टाइल भी तोड़ी गया। ऐसे सब दिक्कत हो गया, परेशानी हो गया। हर साल ऐसी परेशानी करता। अखनूर की तरह उधमपुर में भी नदियों में पानी डरा रहा है। यहाँ पानी की आवाज दिल में खौफ पैदा कर रही है। नदी में पानी किसी मदमस्त हाथी की तरह बेलगाम होकर दौड़ लगा रहा है। नदियां लबालब है और पानी पूरी रफ्तार में है। देखकर लगता है कि नदी में कोई फव्वारा चल रहा हो। यहाँ नदियों में पानी कब बढ़ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की जान पर बनी हुई है। SDRF की टीम ने तवी नदी में एक छोटी बच्ची को समय रहते बचा लिया। इस बच्ची के नदी में फंसने की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, वो SDRF की टीम के साथ मोर्चे पर लग गई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से नदियों के साथ साथ नालों में भी उफान आया हुआ है। ये राजौरी के धारा गांव की तस्वीर है, जहां पर बारिश के बाद चारों तरफ पानी का बोलबाला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हर साल बारिश के मौसम में भारी बारिश होती है, बादल भी फटते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से ताबड़तोड़ बादल फट रहे हैं, उससे लोग बारिश के मौसम के जल्द खत्म होने की प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि बारिश और बाढ़ का तो वो एक बार सामना कर लें, लेकिन बादल फटने से बनने वाले बेकाबू हालात में जिंदा रहना एक बड़ी चुनौती बन गई है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। भयंकर बारिश से पहाड़ी नहीं बल्कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली भी बुरी तरह से बेहाल है। कोई भी दिल्ली की सड़क हो, चौराहा हो, जरा सी बारिश में उन्हें तालाब बनते देर नहीं लगती। आज इसमें दिल्ली विधानसभा भी शामिल हो गई है। दिल्ली में बारिश होती है तो स्टेडियम में पानी भर जाता है। दिल्ली की बारिश मेट्रो स्टेशन को भी तालाब बना देती है। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों का तालाब बन जाना कोई नई बात नहीं है। आप इस वक्त तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए, जंगपुरा मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर ये जो कारें हैं, ये सड़क पर नहीं बल्कि तालाब में चल रही हैं। जब जब कारें यहाँ से गुजरती हैं, एक लहर उठती है, तो लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई सड़क थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली की बारिश से वो विधानसभा भी नहीं बच पाती, जो दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाकों में शुमार है। ये दिल्ली विधानसभा है, जिसमें राजधानी को लेकर तमाम कायदे कानून बनते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं पर मोहर लगती है, विधायक, मंत्री, सीएम बैठते हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली विधानसभा बाकी राजधानी की तरह बेहाल है। जिस वक्त सरकार दिल्ली में जल भराव को लेकर अपनी दलील पेश कर रही थी, तभी विधानसभा के अंदर पानी भर गया। विधानसभा की तस्वीरें देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और मैं पूरी विधानसभा की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये है तस्वीर, यहाँ पर भी हो रखा है पूरा वाटर लॉगिंग। ये वो रास्ता है जहाँ से तमाम कार आती हैं, गाड़ियाँ आती हैं, जो कि विधानसभा के भीतर जाती हैं। जब विपक्ष ने दिल्ली विधानसभा में सरकार से दिल्ली के बेहाल होने पर सवाल पूछा, तो सरकार ने उल्टा उसे ही कसूरवार ठहरा दिया।
सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में जल भराव के लिए नगर निगम दोषी है और दावा किया कि इस बार बारिश को लेकर पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दिल्ली में नेता जहां एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त है, तो जनता आगे की तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली विधानसभा में पानी भरने की इन तस्वीरों ने बता दिया है कि इस समस्या का इलाज करना बाकी है, जिसके लिए सरकार और नगर निगम दोनों को मिलकर काम करना होगा। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।